सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से लास्ट तक, और अभी एक सरकारी अधिकारी हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ SSC CGL के थ्रू। शाम को 4 साढ़े 4 बजे इस क्लास को मैं मंडे टू फ्राइडे लेकर के आता हूँ। आपको पता लगे कैसे एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश को सही तरीके से अप्रोच कर सकता है ना, सफलता ले सकता है। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल करेंगे वैक्सीन स्कर्मिशेज, इसका टाइटल है। वैक्सीन को होकर के लेकर के होने वाले झगड़े के ऊपर लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। देखो, हमारा अंदाज़ थोड़ा सा पढ़ने का अलग है। मैं आपको ट्रांसलेशन तो करवाता ही हूँ, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस के अंदर की ग्रामर और वोकैबलरी को अलग से लेकर के समझना। तो आज जो ग्रामर वोकैब आप सीखोगे अगले आधे घंटे में, यू विल अप्लाई ऑन दिस क्विज। ये पहला है क्लोज टेस्ट का, 4 क्वेश्चंस हैं। सब लोग इसको एक ट्राई दें, है ना। दूसरा क्विज है बैंकिंग वालों के लिए, खासकर ये वाला। आपको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस को पकड़ना है, इन चारों बड़े बड़े सेंटेंसेस में से एक को। सब लोग स्क्रीनशॉट लेकर के ट्राई देना। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन लाइव करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा वैक्सीन स्कर्मिशेस। देखिए, स्कर्मिश का मतलब होता है आपसी लड़ाई। ये एडिटोरियल्स में आपने बहुत बार देखा होगा वर्ड, खास करके तब जब भारत और चाइना का बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा था, है ना। खींचतान को बोलते हैं स्कर्मिश। कह रहा है वैक्सीन को लेकर के बहुत सारी खींचतानें हो रही हैं, और बात हो रही है प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन को कहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा, इस चीज़ के ऊपर। अमेरिका में किया जाएगा, यूरोप में किया जाएगा, या भारत जैसे एशियन कंट्रीज़ में किया जाएगा, इस चीज़ को लेकर के। स्कर्मिश के सारे सिनोनिम्स हैं आपके सामने। फाइट, स्कफल तो सिंपल से ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोल दो। और एक वर्ड है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन एक ऐसी खींचतान होती है जिसमें जनरली आप जो है फिजिकल नहीं होते हैं। बोल दिया, गालियाँ निकाल ली, सुन ली और घर आ गए, है ना। बस किसी से लड़ाई वड़ाई की है लेकिन हाथ पाँव नहीं चलाए, इसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। यहाँ से थोड़ा हमें आइडिया लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल YT। हर PDF मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल YT के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं, अपने उसको सोल्यूशन करेंगे। कह रहा है IPR वेवर विल नॉट ब्रिंग इमीडिएट बेनिफिट्स, द एफर्ट मस्ट बी टू शेयर द स्टॉक पाइल। कह रहे जो IPR के वेवर हैं, देखिए वेवर का मतलब होता है छूट, IPR का मतलब होता है पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कह रहा है वैक्सीन के फॉर्मूला की जो छूट है, अमेरिका के वैक्सीन इंडिया वाले भी बना लें। कह रहा है ऐसा जो वेवर है ना, ये ब्रिंग नहीं करेगा फटाफट से बेनिफिट्स को। इससे हमें इमीडिएटली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वैक्सीन को यहाँ बनाने में बहुत साल लगेंगे अमेरिका वाले। कह रहे जो एफर्ट है, जो सारी कोशिश है, वो मस्ट भी यही होनी चाहिए कि शेयर कर दिया जाए स्टॉक पाइल को। स्टॉक पाइल क्या होता है? देखिए, पाइल मतलब ढेरी, स्टॉक आप जानते हैं किसी चीज़ का बहुत सारा, बहुत बड़ी क्वांटिटी। कह रहे जो स्टॉक पाइल है, जो ढेरी लगा रखी है अमीर देशों ने, वैक्सीन को इकट्ठा किया हुआ है बिना बात। कह रहा अगर इसको शेयर कर दोगे, यही एफर्ट्स कुछ काम आ पाएंगे। फॉर्मूला को शेयर करने से हाथों हाथ इंडिया जैसी कंट्रीज़ को फ़ायदा नहीं मिलेगा। समझ गए? वेवर की वर्ब है विल नॉट ब्रिंग, एफर्ट की वर्ब है मस्ट बी। अब देखो पूरी कहानी है, तभी आप समझ पाओगे क्या लिखा हुआ है। कहानी मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले इस सेंटेंस में जो ग्रामर रूल है उसको ध्यान से समझें, ठीक है ना। स्टॉक पाइल वर्ड को नोट कर लेना, ढेरी को बोलते हैं। इसको हीप, होर्ड और कैश भी बोल सकते हैं, है ना, कैश। देखिए जो ग्रामर रूल है बहुत प्यारा सा है। 13 मॉडल वर्ब्स है हमारे पास। रूल सिर्फ सिंपल सा है, इनके बाद आएगा बेस फॉर्म या बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का। कैसे आएगा? द प्रोफेसर कैन टीच या टीचेज अस दिस कॉन्सेप्ट। प्रोफेसर साहब इस कॉन्सेप्ट को हमें टीच कर सकते हैं, है ना। अब देखो प्रोफेसर तो सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए टीचेस, ऐसा ही होता है ना। लेकिन मॉडल वर्ब्स अपने बाद में सिर्फ और सिर्फ लेती हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो कैन जो एक मॉडल वर्ब है, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, सब मॉडल वर्ब्स हैं। ऐसी 13 वर्ब्स हैं। तो इन सभी के बाद में आपको लगाना होगा बेयर इन्फिनेटिव, जो कि होता है टीच वर्ब का टीच। समझ गए ना। तो प्रोफेसर के हिसाब से टीचेज नहीं लगाओगे, आप चुपचाप यहाँ पे टीच लगा के आओगे। मॉडल के बाद में ऐसा ही होता है। वैसे ही द प्रोफेसर मे एंग्री इफ़ वी डोंट पे अटेंशन टू द लेक्चर। प्रोफेसर साहब गुस्सा हो सकते हैं अगर हमने लेक्चर में अटेंशन को पे नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे मे हो गई मॉडल वर्ब, एंग्री नाम का एक एडजेक्टिव पड़ा है, एंग्री मतलब गुस्सा। अब मुझे बताओ मेन वर्ब तो यहाँ पे आपको मिली नहीं, बेयर इन्फिनेटिव तो यहाँ पे आपके पास कोई है ही नहीं।
अगर ऐसा केस बने जिस सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब ही ना हो, तब आप मॉडल के बाद में लगा के आएंगे बी को। समझ गए ना, बी फैमिली की एक वर्ब होती है, ये बेयर इंफिनिटिव है बी फैमिली का, इसको स्टेपनी बोलते हैं। जब जरूरत हो, कुछ और ना मिल रहा हो तो इसको लगाया जाता है। तो मे बी एंग्री ऐसा आप लिख के आएंगे। इसी वजह से हमने यहाँ लगाया मस्ट बी टू शेयर। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको किस बारे में लिखा हुआ है, एक समरी दे देता हूँ। समरी है बड़ी सिंपल सी। दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास वैक्सीन का फॉर्मूला है, बाकी जो बचे 190 189 कंट्रीज़, वहाँ पे कोई वैक्सीन फॉर्मूला नहीं है। इन देशों में से कुछ देश तो ऐसे हैं जो ना वैक्सीन बना सकते हैं, ना उसका ईजाद कर सकते हैं, ना उसको पैसा इतना कि खरीद सकते हैं। अब इसका इलाज क्या सोचा? इसका इलाज दुनिया भर के देशों ने सोचा, इंडिया उनकी अगुवाई में है। इलाज ये सोचा कि जिनके पास फॉर्मूला है वो गरीब देशों को फॉर्मूला बता दें, ताकि गरीब देश भी अपने देश में वैक्सीन बनाने लगे। अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? कई अमीर देश फॉर्मूला जो है देने को तैयार नहीं है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है मान लो वो तैयार हो भी जाए, फॉर्मूला को हम शेयर कर भी दें, उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे गरीब देश हैं जिनको आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, है ना। फॉर्मूला के साथ में वहाँ पे साइंटिस्ट को समझाना भी पड़ेगा कि इस फॉर्मूला से वैक्सीन बनेगी कैसे, और उनको देना पड़ेगा इक्विपमेंट भी। तो कह रहा है अभी सबका टाइम नहीं है, फॉर्मूला को छोड़ो, ये लंबे टर्म की बात है। अब तो अमीर देशों के पास वैक्सीन की जो ढेरियाँ लगी हुई हैं ना, बिना बात की, जो उन्होंने खरीद रखी हैं, उस वैक्सीन को गरीब देशों में शेयर कर दो। कह रहा है फटाफट अगर पैंडेमिक से फाइट करना है तो एक्सेस वैक्सीन को अमीर देशों को गरीब देशों को डोनेट करना ही पड़ेगा। आज के टोन की आर्टिकल की टोन है रीजनेबल या लॉजिकल। लॉजिक के साथ बता रहा है क्या होने की ज़रूरत है। शुरू कर देते हैं आर्टिकल को। एक चीज़ का ध्यान रखें, SBI क्लर्क की पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको करवा चुका हूँ 40 दिन की। पहला पार्ट आया था 10 दिन पहले, सेकेंड पार्ट कर दिया मैंने अपलोड आज। अब किसी के पास कोई बहाना ना हो, सर 40 दिन में मैं पढ़ नहीं पाया, इस वजह से मेरा हुआ नहीं, है ना। नहीं पढ़ पाए तो तुम्हारी दिक्कत है, स्ट्रेटजी तुम्हारे पास है, चला करके देख लेना। साथ ही अपने प्रीमियम प्लान में SSC और SBI दोनों के लिए मैं हर वीक वीडियोस ला रहा हूँ। प्रीमियम अगर आप मेंबर हैं तो इन वीडियोस को चला के देखें अपनी अपनी प्लेलिस्ट से। ऊपर वाली बैंक वालों की है, नीचे वाली SSC वालों की है ना। मेंबर बनना चाहते हैं, इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पेपर में मार्क्स स्कोर कैसे करना है, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके आप भी मेंबर बन सकते हैं। जिनके कार्ड काम ना करें, इस वीडियो में समझाया गया कैसे आपका कार्ड चलेगा मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। कह रहे द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशंस अनाउंसमेंट दैट इट वुड सपोर्ट अ वेवर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या IPR फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स अपीयर टू कैच द वर्ड ऑफ गार्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। कह रहे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अनाउंसमेंट है, जो बाइडन के प्रशासन की जो घोषणा है, दैट वो ये कि ये सपोर्ट करेगा एक वेवर को, एक छूट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे, वैक्सीन के फॉर्मूला पे, है ना। और किसके लिए? ताकि प्रोडक्शन हो पाए कोविड-19 वैक्सीन की। कह रहा है ये जो अनाउंसमेंट है ना, ये दिखाई दी, अपीयर हुई, और कैसी? ऑफ गार्ड कैच करती हुई, सबको हैरान करती हुई। और कहाँ पे? बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ इस आर्गूमेंट के। तो दुनिया की आधी कंट्रियाँ एक तरफ है, आधी कंट्रीज एक तरफ हैं। इस तरफ वाली कह रही हैं कि फॉर्मूला को शेयर करो, उस तरफ वाली कह रही हैं कि मत करो। बाइडन ने बोला हम तो शेयर करने वालों को सपोर्ट करते हैं। जैसे ही बाइडन ने ये बोला ना, कोई भी इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दोनों तरफ की कंट्रीज आज के देश में, आज की डेट में थोड़ी सी जो है ऑफ गार्ड है, थोड़ी सी सरप्राइज्ड है। समझ गए? अनाउंसमेंट की वर्ब है अपीयर्ड, इट की वर्ब है वुड सपोर्ट। कैच समवन ऑफ गार्ड एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है किसी को अनप्रिपेयर्ड या अनवॉचफुल कैच करना। समझे मेरी बात को? आपका गार्ड ऑफ है, आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, अचानक से मैं आपको हैरान कर दूं तो आपको मैं कैच ऑफ गार्ड करूंगा, है ना। बढ़े आगे। कह रहे द ओरिजिनल प्रपोजल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ ट्रिप्स फॉर सच वैक्सीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑन गोइंग पैंडमिक वॉज ड्राफ्टेड एट द WTO बाय द इंडिया एंड साउथ अफ्रीका लास्ट ईयर। कह रहे पहला ओरिजिनल जो प्रपोजल था, बाइडन ने जिसको सपोर्ट किया है, ये जो अनाउंसमेंट की है, जिस प्रपोजल पे की है, कह रहा है जो वो प्रपोजल था, और किसके लिए? रिलैक्सेशंस के लिए, ट्रिप्स पे। देखो ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें अगर आप कोई चीज़ ईजाद करो तो उसका पेटेंट आपको मिल जाता है। तो पहला जो प्रपोजल था ना, इस पेटेंट में रिलैक्सेशन का ट्रिप्स के अंडर, और किन के लिए? ऐसी वैक्सीन्स के लिए। और किस वजह से? इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, इस हालात को देखते हुए, हाल में चलती हुई पैंडमिक के, चलती हुई महामारी के। कह रहे इसको ड्राफ्ट किया गया था WTO में इंडिया के द्वारा और साउथ अफ्रीका के द्वारा पिछले साल। समझ गए ना। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका अक्टूबर 2020 में WTO में गए थे और उन्होंने बोला था हम चाहते हैं सारे अमीर देश गरीब देशों के साथ वैक्सीन के फॉर्मूला को शेयर करें। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। प्रपोजल की वर्ब है वॉज ड्राफ्टेड,
पैसिव वॉइस में है, बी फैमिली की वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, आपको समझ में आ जाना चाहिए वो पैसिव वॉइस है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों के आगे द नहीं लगा हुआ, दोनों देशों के नाम है। परसों ही हमने आर्टिकल्स की वीडियो की है, अपने दिमाग में पूरे रूल को घुमाओ और मुझे बताओ कब हम देशों के नाम या कॉन्टिनेंट्स के नाम या सिटीज़ के नाम के आगे द लगाते हैं। वो कौन सा रूल है जो हमें मजबूर कर देता है कि देशों के नाम के आगे भी द लगाना पड़े कभी कभी, है ना। चलो आगे बढ़े। कह रहा मंथ्स बिफोर इट वॉज टेबल्ड ड्यूरिंग द 2020 US presidential election, erstwhile candidate Joe Biden vowed that should he win, he would absolutely positively commit to sharing vaccine technology with countries that needed it. इतना ही पढ़ेंगे। कह रहा मंथ्स बिफोर, महीनों पहले। अच्छा भाई किस चीज़ के? जब इसको टेबल किया गया था। टेबल करने का मतलब है किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, सबके सामने रखना। कह रहा महीनों पहले जब इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इस प्रपोजल को WTO में रखा था, और कब? दौरान में 2020 के US इलेक्शन के प्रेसिडेंट के। कह रहे जो अर्स्टवाइल कैंडिडेट था, अर्स्टवाइल का मतलब है उस वक्त का, और जिसका नाम क्या है? जो बाइडन। देखो वो वक्त में ये कैंडिडेट था, आज की डेट में ये प्रेसिडेंट है। तो कह रहा है उस वक्त जो बाइडन जो कि कैंडिडेट हुआ करते थे, इन्होंने कसम खाई थी, प्लेज किया था, वो किया था दैट वो ये कि अगर वो जीत जाएं शुड ही विन, तो वो एब्सोल्युटली पूरे पॉजिटिव वे में कमिट करेंगे, वादा करेंगे शेयर करने का वैक्सीन की टेक्नोलॉजी को उन देशों के साथ जिनको इनकी है ज़रूरत। मैं इस सेंटेंस में ग्रामर कैसे बनी है बाद में बताऊंगा, पहले सिंपली इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, है ना। तो महीनों पहले जो बाइडन ने ये बोला था जीतने के, मैं जीत गया तो मैं सारे जो है ना वैक्सीन के फॉर्मूला को शेयर करूँगा गरीब देशों के साथ। अब आगे बढ़ो। कह रहे परहैप्स एंटिसिपेटिंग द डीप chasm ऑफ इनइक्वालिटी इन वैक्सीन एक्सेस। कह रहे शायद एंटिसिपेट करते हुए, शायद फोरकास्ट करते हुए, एक्सपेक्ट करते हुए, और किसको? उस गहरी खाई को, chasm को, और किसकी? इनइक्वालिटी की, असमानता की, जो है वैक्सीन के एक्सेस में। तो जो बाइडन ने ये शायद इसलिए कहा था क्योंकि ये समझ पा रहे थे वैक्सीन को लेकर के कितनी असमानताएं अमीर और गरीब देशों के बीच में आने वाली हैं। देखो सारे वर्ड्स बता देता हूँ मैं आपको, उसके बाद सेंटेंस को ब्रेक करके ग्रामर बताऊंगा। अर्स्टवाइल का मतलब होता है उस वक्त का, है ना, आज का नहीं। आजकल तो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उस वक्त था ये एक कैंडिडेट। एंटिसिपेट करने का मतलब होता है फोरकास्ट करना, एक्सपेक्ट करना, आगे ये होने वाला है इस चीज़ को महसूस करना, ये कहलाता है एंटिसिपेट। कैज़म का मतलब होता है खाई, क्रैक बोल दो, गैप बोल दो, वॉइड बोल दो, अबिस बोल दो, सब खाई के सिनोनिम है। वॉ करने का मतलब होता है कसम खाना, टेक ओथ करना। बाइडन ने कसम खाई थी मैं फॉर्मूला को शेयर करवाऊंगा, प्रॉमिस किया था, प्लेज किया था। अब देखने वाला ग्रामर रूल जो है बहुत प्यारा है। पहले तो आप सोच करके मुझे बताओ कमिट टू के बाद में शेयरिंग क्यों लगाए, इतने मैं आपको ग्रामर रूल बताता हूँ, है ना। देखो फर्स्ट कंडीशन आप अच्छे से जानते हैं, इफ़ शालिनी वर्क्स हार्ड शी विल क्रैक द SSC एग्ज़ाम। अगर शालिनी हार्ड वर्क करती है तो वो SSC एग्ज़ाम को क्रैक करेगी। इफ़ प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शी के बाद में विल प्लस में वर्ब की बेयर फॉर्म जो है बेयर इंफिनिटिव। तो फर्स्ट कंडीशनल आपने अच्छे से मेरे साथ सीखा हुआ है। इसी की ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है, आप क्या करें, इफ़ को तो यहाँ से दें निकाल, शालिनी वर्क्स हार्ड, और इस सेंटेंस में इफ़ की जगह रख दें शुड, और शालिनी के बाद वर्क्स जो रखा है इसको बना दे बेयर इन्फिनिटिव, मतलब इससे आगे से एस निकाल दे। शुड शालिनी वर्क हार्ड शी विल क्रैक द SSC एग्ज़ाम। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। ये फॉर्म में फर्स्ट कंडीशनल बिल्कुल ठीक है, बस हमने इसका रूप बदल दिया है ना। तो ये हमने यहाँ पे भी किया हुआ है। देखो शुड ही विन, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ इफ़ ही विंस। अब आपसे सवाल ये है कि सेकंड और थर्ड कंडीशनल की भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, सेकंड और थर्ड कंडीशनल को भी फॉर्म बदल सकते हो। तो ये आपके सामने दो सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, इनकी फॉर्म बदलने की कोशिश करो। प्रैक्टिस इज़ द की, जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना ही कॉन्फिडेंटली आप जो है अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को, है ना। डालना जो बना पाएँ ऑल्टरनेटिव फॉर्म को। अब बता देता हूँ कमिट टू के बाद में शेयरिंग क्यों आया। ये सभी वो फ्रेज हैं जिसमें टू के बाद में वर्ब की ING फॉर्म आती है। ज़िंदगी में गांठ लगा लो, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करूँगा, लेकिन ये सारे 25-30 फ्रेज इनको देखते ही समझ जाऊंगा टू के बाद में वर्ब की ING फॉर्म लगाने वाला हूँ। तो कमिट टू यहीं आपको मिल जाएगा कहीं पे, कमिटेड टू, तो इसलिए यहाँ पे कमिटेड टू के बाद में वर्ब की ING फॉर्म आई है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम के हैं सभी फ्रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा नाउ दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्रोक्लेम्ड इट्स इंटेंट टू फुलफिल दैट प्रॉमिस, it must come as a bitter realization that what sounds like a well-intentioned pro-developing countries policy stance
हैज़ बीन रिबफ्ड बाय मेजर यूरोपियन यूनियन नेशंस एंड मेट विद काउंटर सजेशंस। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहा नाउ दैट, हिंदी में बोलते हैं इसका मतलब अब जब, नाउ दैट मतलब अब जब। कह रहा अब जब उसका प्रशासन प्रोक्लेम कर चुका है, दावा कर चुका है। प्रोक्लेम का मतलब होता है डिक्लेयर कर देना, है ना, अनाउंस कर देना। तो कह रहा अब जब इस बाइडन का प्रशासन अनाउंस कर चुका है इसके इंटेंट को, इंटेंशन को, इसकी जो है भावना को, और क्या करने की भाई, फुलफिल करने की, पूरा करने की अपने उस वादे को, दैट प्रॉमिस को। कह रहा अब जब ये हो चुका है तो कह रहा है इट मस्ट कम, इसको आना ही चाहिए। और कैसे? एक बहुत ही कड़वी रियलाइजेशन के साथ, एक बहुत ही कड़वी हकीकत के अनुभव के साथ। रियलाइजेशन मतलब अनुभव। अच्छा, किस चीज़ का अनुभव? दैट वो ये कि जो चीज़ साउंड करती है, जो चीज़ देखने में हमें लगती है, सुनने में लगती है, एक बहुत ही इंटेंशन वाला, वेल इंटेंशन वाला पॉलिसी स्टैंस। पॉलिसी मतलब आपकी पॉलिसी, स्टांस मतलब मुद्रा, है ना। तो ये एक वेल इंटेंशनड पॉलिसी स्टैंस है। और इसके साथ साथ क्या है, ये प्रो डेवलपिंग कंट्रीज भी है। ये ऐसा पॉलिसी स्टैंस है वैक्सीन को शेयर करने वाला जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्रो है ना, विकासशील देशों की हम मदद कर रहे हैं। तो कह रहे जो चीज़, ऐसी एक चीज़ सुनने में लगती है, अच्छी चीज़ सुनने में लगती है, उसको रिबफ किया गया है, उसको डिसरिगार्ड किया गया है, उसको रिजेक्ट किया गया है बड़ी बड़ी यूरोपियन यूनियन की नेशंस के द्वारा। और ये जा मिला है काउंटर सजेशंस के साथ, सामने से आने वाली दलीलों के साथ। अब देखो ये क्या दलीलें, आगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा दैट माइट मेक इवन द मोस्ट लिबरल यूएस डेमोक्रेट्स अनकंफर्टेबल। ये वो दलीलें हैं जो शायद बना देंगी सबसे ज़्यादा खुले दिमाग वाले अमेरिका के डेमोक्रेट्स को भी बड़ा ही अनकंफर्टेबल। एक बार सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा लिखा हुआ है, डरना मत, परेशान मत होना, फिर ग्रामर करेंगे इसकी। कह रहा अब जब इसका प्रशासन इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर चुका है, इसके उस इरादे का कि ये पूरा करेगा अपने इस पुराने प्रॉमिस को। कह रहा अब जब ये हो चुका है, इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना ही चाहिए। ये चीज़ एक बहुत ही अच्छा और कड़वा अनुभव हमारे सामने बन के आनी चाहिए। क्या चीज़? दैट वो ये कि जो चीज़ सुनने में बहुत अच्छी इंटेंशन वाली लगती है और एक ऐसा पॉलिसी स्टैंस लगती है जो प्रो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, विकासशील देशों के समर्थन में है। कह रहा वो चीज़ को रिबफ किया गया है बड़े बड़े यूरोपियन यूनियन के देशों के द्वारा। और वो चीज़, ये वाला पूरा का जो पूरा मामला है, ये जा मिला है बहुत ही काउंटर सजेशंस के साथ, दलीलों के साथ। अब दलीलें कौन सी हैं? जो कि दुनिया में सबसे खुले दिमाग वाले अमेरिका के डेमोक्रेट्स जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी अनकंफर्टेबल बना सकती हैं। थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है लेकिन परेशान मत हो। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। सब्जेक्ट वर्ब आप मैच करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है हैज़ प्रोक्लेम्ड, इट की है मस्ट कम, व्हाट की वर्ब है साउंड्स, वर्ड से बनने वाला पूरा जो नाउन क्लोज होता है उसकी वर्ब है रिबफ्ड। याद रखें, व्हाट जब भी एक प्रोनाउन का काम करे उस पूरे के पूरे नाउन क्लोज को हमेशा एक अलग से वर्ब देनी होती है ना। रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट। अब एक छोटा सा और सिंपल सा ग्रामर रूल देख लेते हैं। सिंपल उसके लिए जो पूरा ध्यान दे। देखो, एक वर्ड है गुड, दूसरा वर्ड है बैड। गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब खराब। ये हैं दोनों एडजेक्टिव। अच्छा, गुड की एडवर्ब फॉर्म क्या है? वेल। और बैड की एडवर्ब फॉर्म है इल या पुअरली। अब आपको सेंटेंस में चेक करना पड़ेगा, कहीं गुड जो है एडवर्ब बना करके तो नहीं रखा हुआ, कहीं जो बैड है उसको एडवर्ब बना के तो नहीं रखा हुआ। अगर रखा हुआ है तो उनकी सही फॉर्म को आपको लगाना पड़ेगा। सेंटेंस देख लो। अ गुड प्लान कैन इंक्रीज आवर सेल्स। एक अच्छा प्लान हमारी सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं यहाँ पे गुड और वेल में से, तो आप चूज़ करेंगे किसको? गुड को, क्योंकि प्लान के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, वेल एक एडवर्ब है। इस केस में मैं एडजेक्टिव चूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा अ गुड प्लान। वैसे ही अगर मैं यूँ बोलना चाहूँ, अ बैड प्लान कैन इंक्रीज आवर सेल्स, यहाँ पे डिक्रीज कर लो। एक ख़राब प्लान जो है, अ बैड सेल्स प्लान कैन डिक्रीज आवर सेल्स, है ना। तो ख़राब प्लान जो है वो हमारी सेल्स को डिक्रीज़ करेगा। मैं बैड की जगह यहाँ पे इल लगा दूँ तो आप समझ जाओगे सेल्स प्लान के लिए सर हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, इल एक एडवर्ब होती है, इस केस में इसको यूज़ नहीं करेंगे। समझ गए ना इतना? अब देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अ गुड फॉर्म्ड सेल्स प्लान कैन इंक्रीज आवर सेल्स। एक अच्छे से बना हुआ सेल्स प्लान हमारी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकता है। ध्यान देना, फॉर्म्ड एक एडजेक्टिव है, फॉर्म की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैज़ हैव हैड के आए तो एक एडजेक्टिव काम करती है। अब इस एडजेक्टिव के लिए हमें एक एडवर्ब चाहिए। यहाँ पे इस एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे? गुड की एडवर्ब फॉर्म को यूज़ करेंगे। एडवर्बियल फॉर्म होती है गुड की वेल। तो मैं बोलूँगा अ वेल फॉर्म्ड सेल्स प्लान कैन इंक्रीज आवर सेल्स। समझ गए ना? यही ट्रिक है, आपको सेंटेंस में देख लेना है कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले गुड या बैड तो नहीं लगा हुआ है तो गुड का बना दो वेल और बैड का बना दो इल या पुअरली। वैसे ही अ बैड फॉर्म सेल्स प्लान कैन इंक्रीज और सेल्स, डिक्रीज कर लेना, उल्टा लिख दिया मैंने। अगेन वही बात है,
फॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से पहले गुड बैड को ना लगाएं क्योंकि ये एडजेक्टिव होते हैं, इनकी जगह इनकी एडवर्ब फॉर्म को लगाएं। तो ख़राब तरीके से बना हुआ प्लान है इल फॉर्म्ड बोल दो या पुअरली फॉर्म्ड प्लान बोल दो। समझ गए ना, ट्रिक इतनी सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले गुड या बैड का यूज़ ना करें एज एन एडजेक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसने लिखा वेल इंटेंशनड, गुड इंटेंशनड नहीं, वेल इंटेंशनड जो है पॉलिसी स्टैंस। कह रहे द फर्स्ट पुशबैक सैल्वो केम फ्रॉम जर्मनी विच सेड दैट इट वुड क्रिएट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स echoing द व्यू ऑफ मेजर फार्मा कॉरपोरेशंस। अब बता रहा है किस किस ने बाइडन के खिलाफ जो है अपनी बात को रखा है। कह रहा है जो पहला पुशबैक सैल्वो आया, देखो सैल्वो का मतलब होता है बहुत बड़ा अटैक, फुल ऑन अटैक बोलते हैं इसको, है ना, हर तरफ से अटैक। और पुशबैक का मतलब होता है अपोजिशन, कोई आपको पुश कर रहा है बैक, आपको पीछे धकेल रहा है, आपको अपोज कर रहा है। तो कह रहा है सबसे बड़ा अपोजिशन का जो हमला आया वो आया जर्मनी से, जिसने ऐसा कह दिया दैट वो ये कि ये क्रिएट कर देगा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस को, बहुत ज़्यादा पेचीदगियों को, और किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए वैक्सीन्स की। कह रहे जब जर्मनी ने ये कहा तभी जर्मनी एको भी कर रहा था, तभी जर्मनी सपोर्ट भी कर रहा था नज़रिए को बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के। जर्मनी ने यही बोला जिसने वैक्सीन बनाई है, इजाद की है, वही वैक्सीन को बना के बेचे, क्योंकि फॉर्मूला शेयर करने से बहुत सारी पेचीदगियाँ हो जाएंगी। और यही बात फार्मा कंपनियां भी बोल रही हैं जो कि पैसे कमाने के चक्कर में आजकल लगी हुई हैं। समझ गए, एकोइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। जब जर्मनी ने कहा तभी ये एको भी कर रहा था। एको का मतलब होता है गूंज, मैंने कुछ बोला सामने से गूंज आई। अगर आप खुद भी वो बात बोल दो तो वो एक तरह की गूंज ही है, जो मैंने बोला वो आपने बोल दिया, आप मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हो, एको कर रहे हो, है ना। बड़े आगे, इसको इको ना बोले एको बोले। सेल्वो वर्ड को देख लेना, फुल ऑन अटैक को बोलते हैं, इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है ब्रॉड साइट। ब्रॉड साइट ये ईडियम वाली क्लास में करवाऊंगा, इसके पीछे की कहानी क्या है। कह रहा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन had appeared relatively less hostile to reconsidering the proposal earlier. He lashed out at the Anglo-Saxons for impending vaccine availability globally by blocking the export of ingredients. अब देखो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने क्या बोला, इमैनुअल मैक्रोन जो है ना वो अपीयर हुए दिखाई दिए बहुत ही कम हॉस्टाइल, रिलेटिवली लेस। हॉस्टाइल का मतलब होता है आपके खिलाफ, रिलेटिवली लेस का मतलब है तुलनात्मक रूप से कम। तो ये साहब जो है बहुत कम हॉस्टाइल दिखाई दिए कंसीडर करने के इस प्रपोजल को पहले। अच्छा अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने लैस्ट आउट कैट कर दिया, अब इन्होंने फुल ऑन अटैक कर दिया, सेल्वो छोड़ दिया, और किस पे, एंग्लो सेक्शंस पे, जर्मनी वालों पे। और क्यों, इम्पीड करने के लिए, रोकने के लिए, वैक्सीन की उपलब्धता को पूरी दुनिया में ब्लॉक करके एक्सपोर्ट को इसके इंग्रेडिएंट्स पे। समझ गए ना। तो पहले तो ये बिल्कुल जो है थोड़ा सा ही अपोज कर रहे थे वैक्सीन के फॉर्मूला को शेयर करने को, अब इन्होंने फुल ऑन अटैक करके बोल दिया है क्यों जो है तुम वैक्सीन को बनाने नहीं दे रहे हो इंडिया जैसी कंट्रीज़ को, क्यों वैक्सीन के कच्चे माल को अपने पास रोक करके बैठे हो। अब देखने वाले वर्ड्स इस सेंटेंस के अंदर, हॉस्टाइल टू भी वही वाला फ्रेज है जिसमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। हॉस्टाइल यहाँ में मैं ऐड कर रहा हूँ, आपकी लिस्ट में लग जाना चाहिए, ये वाला वर्ड भी है ना, ये वाला फ्रेज भी, हॉस्टाइल टू। इसीलिए यहाँ पे इसने कंसीडरिंग लगाया है, हॉस्टाइल टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इम्पीडिंग का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, हिंडर करना। लैश आउट एट का मतलब होता है किसी पे हमला कर देना जवाबी बातों से, है ना, क्रिटिसाइज करना, वर्बली किसी को अब्यूज़ करना। अब देखो रिलेटिवली लेस क्यों गलत है, ये आपको खुद यहाँ पे डिसाइड करना है। वैसे तो ये लेस वाला कॉन्सेप्ट आगे आएगा, वहाँ से आप इसको रिलेट करके बता पाओगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये रिलेटिवली लेस गलत है। आप खुद से दिमाग लगाओ क्यों गलत है, आगे जो है कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ से रिलेट कर लेना। बढ़े आगे, कह रहे देयर आर मेरिट्स टू द आर्गूमेंट दैट एन IPR वेवर even if it were to become a reality may not entirely resolve the vaccine deficit issue in countries suffering the worst of the pandemic now. कह रहा है इस बात में मेरिट्स हैं, इस बात के अंदर बहुत वैल्यू है, और किस बात में, इस आर्गूमेंट में, इस दलील में, दैट वो ये कि वैक्सीन के फार्मूला का जो वेवर है, IPR का जो वेवर है, यहाँ तक कि अगर इसको बना दें हम एक रियलिटी, यहाँ तक कि इस फार्मूला को हम रियल में सबको दे दें, कह रहे ये पूरी तरह से हो सकता है रिजॉल्व ना करे वैक्सीन की कमी के मुद्दे को, इशू को, उन कंट्रीज़ में जो सफ़र कर रही हैं, झेल रही हैं सबसे ख़राब फॉर्म को, द वर्स्ट को इस पैंडमिक के अभी। तो कह रहे बहुत लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि वैक्सीन के फॉर्मूला देने भर से वैक्सीन की कमी पूर्ति नहीं हो जाएगी इंडिया जैसे देशों में जहां पे अभी सेकंड वेव जो है पूरा तांडव मचा रही है। समझ गए ना।
सब्जेक्ट वर्ब मैच करोगे, मेरिट्स की वर्ब है आर, देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्लोज शुरू हो रहा है। देयर कभी भी तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखा होता है मेन वर्ब के, है ना। आर मेरिट्स। वेवर की वर्ब है मे नॉट एंटायरली रिजॉल्व। इफ की वर्ब है, इट की वर्ब है वर। डेफिसिट का मतलब है कमी, है ना। मेरिट्स का मतलब होता है वैल्यू या वर्दीनेस, किसी चीज़ में कितनी कीमत है ना, कितनी उसकी वैल्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा फर्स्ट, the grant of a waiver would have to be accompanied by a tech transfer that provides generic pharmaceutical manufacturers with the requisite trained personnel, raw materials and high-tech equipments and production know-how। अब ये बिल्कुल ठीक बात है। कह रहे सबसे पहली चीज़ जो है वेवर की ग्रांट करना, भाई तुम भी वैक्सीन बना लो, ऐसी छूट दे देना। कह रहे इसको जो है ना वुड हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, इसको इस चीज़ के साथ में अकॉम्पनी होना ही पड़ेगा। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बताते हैं आपके ऑब्लिगेशन को। तो कह रहा है इसको इस चीज़ के साथ में आना ही पड़ेगा, और किसके साथ में, एक टेक ट्रांसफ़र के। खाली फॉर्मूला को चिट्ठी पे लिख करके देने से होगा नहीं कुछ, वहाँ से कुछ आदमी आएंगे, टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र करें तभी बात बनेगी। अब ये कौन सा टेक ट्रांसफ़र है, जो प्रोवाइड करेगा जेनरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को, और किसके साथ में, सही ज़रूरतमंद ट्रेंड पर्सनल के साथ में। रिक्वेस्ट का मतलब जिसकी ज़रूरत है, ऐसे ट्रेंड लोगों के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में, और रॉ मटेरियल्स के साथ में, और बड़े बड़े इक्विपमेंट के साथ में, हाईटेक इक्विपमेंट के साथ में, और प्रोडक्शन की टेक्निक के साथ में, नो हाउ के साथ में। तो खाली कागज़ पे लिख करके यहाँ पे किसी छोटी मोटी फार्मा कंपनी को फॉर्मूला दे दोगे तो बना नहीं पाएगी वैक्सीन। पूरा वहाँ से आपको लाना पड़ेगा, इक्विपमेंट भी साथ में, वहाँ से ट्रेंड पर्सनल भी लाने पड़ेंगे, है ना। टेक्नोलॉजिकली इनको सारा सिस्टम भी बताना पड़ेगा, रॉ मटेरियल भी इनको देना पड़ेगा। तो ये आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला देने भर से वैक्सीन नहीं मिलने वाली। अब देखने वाली चीज़ें, जेनरिक का मतलब जनरल, कोई नॉन ब्रांडेड होता है ना, देसी होता है, उसको बोलते हैं हम जेनरिक, है ना। रिक्विजिट का मतलब होता है जो आपके लिए रिक्वायर्ड हो, नेसेसरी हो, एक एडजेक्टिव है। नो हाउ का मतलब होता है टेक्नोलॉजी या नॉलेज, किसी काम को करने की तकनीक को बोलते हैं नो हाउ। कह रहा सेकंड, अब दूसरी चीज़ बता रहा है। सेकंड, देयर मस्ट बी अ साइंटिफिकली कन्विंसिंग आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ एनी वैक्सीन देन प्रोड्यूस्ड बाय दीज जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स इन ऑल लाइकलीहुड ईयर्स फ्रॉम नाउ वुड पास द टेस्ट ऑफ सेफ्टी, इम्यूनोजेनोसिटी एंड प्रोटेक्टिव एफिकेसी। अब दूसरा सवाल है, सेकंड ये है कि वहाँ पे साइंटिफिकली कन्विंसिंग आंसर होना ही चाहिए, वैज्ञानिक रूप से सही आंसर जो हमें कन्विंस करे, है ना, ऐसा आंसर एक जवाब होना ही चाहिए। अच्छा किसके लिए भाई, इस सवाल के लिए। अच्छा कौन सा सवाल, हाउ, कैसे, कोई भी वैक्सीन जो तब प्रोड्यूस की जाएगी इन देसी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, और कह रहा है जो कि ऑल लाइकलीहुड है, पूरी संभावना है कई सालों में ही होगा ये काम। अभी फॉर्मूला दिया तो 2024 तक की वैक्सीन बनाने के लिए लायक हो पाएंगी देसी कंपनियां। तो कह रहे हैं इस सवाल का जवाब भी आना पड़ेगा कि ये जो कंपनियां जब इस जो है इसको प्रोड्यूस करेंगी वैक्सीन को कई सालों के बाद, वो पास कैसे करेंगी उन सारे जांचों को, टेस्ट को, जो होती हैं पहली तो सेफ्टी की, दूसरी इम्यूनोजेनिसिटी की, और तीसरी प्रोटेक्टिव एफिकेसी की। अब ये वर्ड्स बता देता हूँ क्या होते हैं। देखिए एफिकेसी मतलब कितनी असरदार है, प्रोटेक्टिव मतलब आपकी सुरक्षा में, है ना। तो उनकी बनाई हुई वैक्सीन कॉपी करने के बाद वैसी सुरक्षा, असरदार सुरक्षा देती है या नहीं देती। वैक्सीन तो बन गई पर लगवा के पता लग रहा है वैसे ही हो रहा है सब, कोरोना वोरोना, है ना। तो इस चीज़ को भी चेक करना पड़ेगा। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है, ये एक मेडिकल टर्म है, किसी भी दवा में वो एबिलिटी कि वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, है ना। आपको दवाई दी, आपका इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया, यही कहलाती है उस दवा की इम्यूनोजेनिसिटी। तो कह रहा है इन चीज़ों को भी हमें इसका जवाब चाहिए कि वैक्सीन उतनी काम करेगी या नहीं करेगी कॉपी करने के बाद। देखने वाला वर्ड्स, लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी, लाइकलीनेस बोल दो, और कुछ इसमें देखने वाला है नहीं। आज थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हिम्मत मत खोना, मुश्किल भी तुम्हें पढ़ना है, आसान भी तुम्हें पढ़ना है ना। पढ़ना तुम्हें आना चाहिए, पूरी कोशिश मन से करो। कह रहे थर्ड, द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन शुड बी एग्जामिन्ड सो मेजर डिसरप्शंस माइट बी अवॉइडेड। कह रहे तीसरी दिक्कत ये है जो इम्पैक्ट है ना ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे, वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे, और किसके लिए, वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए। कह रहे इसको एग्जामिन करना चाहिए ताकि बड़ी बड़ी डिसरप्शन जो हैं उनको अवॉइड किया जा सके। देखो अभी तो 6 ही देशों में वैक्सीन बनती है ना। जब 6 की जगह 60 देशों में बनेगी तो सप्लाई चेन में बहुत डिसरप्शंस आएंगी, माल लेट होने लगेगा कच्चा, है ना। तो जहाँ बन रही हैं वहाँ बननी बंद ना हो जाए, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, इस चीज़ को भी अवॉइड करना है, ऐसी डिसरप्शंस को। समझ गए ना। चलो सब्जेक्ट वो मिला लोगे तो बड़ा सिंपल सेंटेंस है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं। कह रहा फाइनली alternative options to urgently address vaccine shortfalls should be considered, including
डेवलप्ड नेशंस शेयरिंग अ सिग्निफिकेंटली ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैक्सीन स्टॉक पाइल्स। इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है आखिरकार जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, जो वैकल्पिक ऑप्शन है हमारे पास, और किसके लिए, फटाफट से अर्जेंटली एड्रेस करने के लिए वैक्सीन की डेफिसिट को, शॉर्टफॉल को, कमी को। कह रहा है ऐसे ऑप्शन जो है ना, इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं अमीर देश जो हैं, विकसित देश जो हैं, शेयर कर दें एक बहुत बड़े हिस्से को उनके वैक्सीन की ढेरी के। और कह रहा है पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर द लेटर एक्सीड प्रोजेक्टेड डोमेस्टिक नीड। कह रहा है खास करके उन केसेस में जहाँ पे जो वैक्सीन है वो एक्सीड करती है, लेटर जो है एक्सीड करता है, ज़्यादा होता है उस डिमांड से, डोमेस्टिक डिमांड से या नीड से, जो आशातीत है, प्रोजेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है। तो अमीर देश, अब उनके पास एक ही रास्ता है, फॉर्मूला तुम बाद में दे देना, पहले तो तुम वैक्सीन बनाओ और हमें बना करके दो, डोनेट करो, है ना। अच्छा, डोनेट नहीं कर सकते हो, खास करके तुम वो वाले तो ज़रूर डोनेट करो जिन्होंने ज़्यादा बना करके रख ली हैं। तुम्हारी पॉपुलेशन है 30-50 करोड़, वैक्सीन बना ली है 100 करोड़। तो कह रहा है यही तरीका है इस महामारी से निपटने का, वैक्सीन बना करके गरीब देशों में बांट दी जाए। अब देखने वाली चीज़ें, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। ये ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव के बीच का डिफरेंस मैंने आपको खबरी पे करवाया है शायद 2 दिन पहले ही। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक एक करके, एक एक छोड़ के। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, चॉइस वाला, ऑप्शनल, है ना। जैसे एवरी ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव डेकेड्स द साउथ ईस्ट एशिया एक्सपीरियंसेस लोकस अटैक्स। कह रहा है हर एक डेकेड को छोड़ करके दक्षिणी जो ईस्ट एशिया है वो देखता है लोकस के अटैक्स को, टिड्डियों के हमले को। अब देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑप्शन की बात हो रही है, भाई इस डेकेड में हुआ, अगले डेकेड में नहीं हुआ, एक डेकेड छोड़ दो, है ना। छोड़ के हर डेकेड में इस काम को हमारा जो है साउथ ईस्ट एशिया देखता है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट को यूज़ करें, ऑल्टरनेटिव को यूज़ ना करें, है ना। द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव प्लान्स टू मैनेज द सप्लाई ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। गवर्नमेंट ने रिसोर्ट टू किया, गवर्नमेंट ने सहारा लिया वैकल्पिक प्लानों का, और किसके लिए, मैनेज करने के लिए सप्लाई को एंटीवायरल ड्रग्स के। तो प्लान जो उनका बना हुआ था वो तो काम किया नहीं, तो उन्होंने दूसरा प्लान आजमाया, दूसरे के लिए, वैकल्पिक के लिए ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑल्टरनेटिव। अगर खबरी ऐप पे मेरे साथ जुड़े हुए हो तो ये सारी सीरीज़ आप मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ऑडियो फॉर्म के अंदर। चलो और कुछ देखने वाला है सेंटेंस के अंदर। प्रोजेक्टेड मतलब जो एस्टिमेटेड हो, लेटर का मतलब वैक्सीन कैसे है। देखो पहले वाला कौन है, डेवलप्ड नेशंस, और किसको जो शेयर करेंगी, वैक्सीन को। लेटर मतलब बाद वाला, तो पहले वाले की बात नहीं कर रहे हम, नेशंस की बात नहीं कर रहे, वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं। लेटर मतलब वैक्सीन जब एक्सीड होती हैं डोमेस्टिक नीड से। बड़े आगे फॉर्मल लेटर 2 वर्ड्स हैं, फॉर्मल मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। करा इंडीड देयर इज स्पेकुलेशन दैट द इंटेंशन बिहाइंड मिस्टर बाइडेन्स वेवर प्रोक्लेमेशन माइट बी इन द फेवर ऑफ द लास्ट आउटकम, essentially a tactic to persuade pharmaceutical companies to accept less painful measures, including sharing some of their technology willingly। इतना ही पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा सेंटेंस है। कह रहा वास्तव में, इंडीड कहाँ गया भाई, इंडीड वास्तव में ऐसी भी स्पेकुलेशन है, ऐसे भी कयास लगाया जा रहा है। और क्या कयास, क्या स्पेकुलेशन, दैट वो ये कि जो इंटेंशन है, जो इरादा है, किसके पीछे, बाइडन के वेवर की घोषणा के पीछे, जो बाइडन ने सपोर्ट किया है, वेवर की घोषणा की है। कह रहा वो इंटेंशन हो सकता है फेवर में हो सबसे आखिरी वाले आउटकम के, जिसके अंदर हम वैक्सीन्स को अमीर देश जो है गरीब देशों में बांटेंगे। तो सबसे लास्ट वाले की जिसकी हमने बात की है ना, उसी आउटकम के फेवर में बाइडन का सारा जो है प्रोक्लेमेशन है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं, है ना। कह रहे ये खास करके एक टेक्निक भी हो सकता है, खास करके एक पैंतरा भी हो सकता है मनाने का दवा कंपनियों को कि वो एक्सेप्ट कर लें कम पेन वाले, कम दर्द वाले मेजर्स को। देखो पूरा फॉर्मूला दे गया तो इनको ज़्यादा दर्द होगा, है ना। तो कह रहे कम दर्द वाले मेजर्स को एक्सेप्ट कर लें, जिसमें शामिल है शेयर करना कुछ एक उनकी टेक्नोलॉजी को अपनी मन मर्जी से, विलिंगली। उन पे दबाव ना डाला जाए, अपनी इच्छा से ही छोटी मोटी टेक्नोलॉजी जो है वो उसको शेयर कर दें। समझ रहे हो। तो ऐसे कयास भी हैं बाइडन की इस इंटेंशन के पीछे। अब देखो ये कैसे करेंगे, अग्री करते हुए जॉइंट वेंचर्स के लिए, और किसके लिए, ताकि इंक्रीज़ कर पाएँ ग्लोबल प्रोडक्शन को फटाफट से एक्सपीडिशली, और कह रहा है सिंपली प्रोड्यूस कर पाएँ मोर डोजेस को अफोर्डेबल प्राइसेस पे, कम दामों पे, ताकि टू डोनेट डायरेक्टली टू वेयर, डोनेट करने के लिए सीधे उस जगह पे, टू वेयर कहाँ पे भाई, द नीड इज़ मोस्ट सीवियर स्पेशली इंडिया, जहाँ पे नीड जो है बहुत सीवियर है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ख़राब है, और कह रहा है खास करके जैसा इंडिया जैसा देश है। एक बार सेंटेंस रिपीट करता हूँ, देखो इतना लंबा सेंटेंस है, फिर देख लेंगे इसकी ग्रामर। कह रहा वास्तव में ऐसे कयास भी हैं
कि जो बाइडन के जो इस ऐलान का जो इरादा था वो हो सकता है फेवर में हो लास्ट वाले आउटकम के, जिसकी हमने ऊपर बात की है। खास करके एक टैक्टिक भी हो सकता है मनाने के लिए, परसुएड करने के लिए, कन्विंस करने के लिए फार्मा कंपनियों को कि वो एक्सेप्ट कर लें ऐसे मेजर्स को जिसमें उनको दर्द कम हो। अच्छा, कौन से मेजर्स हैं? जिसमें शामिल है कुछ एक चीज़ों को शेयर करना, सारा कुछ नहीं, कुछ एक टेक्नोलॉजी को उनको अपनी मन मर्जी से वो शेयर कर डालें। और कैसे शेयर करें? अग्री करते हुए जॉइंट वेंचर बनाने को, ताकि इंक्रीज़ कर पाएँ ग्लोबल प्रोडक्शन को फटाफट से, है ना। इंडिया में मॉडर्ना आए, किसी कंपनी से हाथ मिलाए और यहाँ पे वैक्सीन को बनाए, तो फटाफट से यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और कह रहे हैं सिंपली वो प्रोड्यूस करें और ज़्यादा डोजेस को कम दामों पे, ताकि डोनेट कर पाएँ सीधे सीधे जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। नीड इज़ मोस्ट सीवियर सबसे ज़्यादा है, खास करके जैसे कि है इंडिया। आई थिंक अब समझ गए होंगे सेंटेंस को। सब्जेक्ट वर्ब मैच कर लेना। इसकी वर्ब है स्पेकुलेशन, इंटेंशन की वर्ब है माइट बी, आउटकम का मतलब होता है नतीजा, टैक्टिक का मतलब होता है दाम पेच, है ना। इसको आप प्लान, मैन्यूवर भी बोल सकते हो, स्ट्रेटेजिज्म भी बोलते हैं, है ना। विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से, अफोर्डेबल मतलब सस्ता, जिसको आप अफोर्ड कर पाएँ। अब एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट करेंगे फिर क्विज पे चलने वाले हैं, है ना। लेस और लेसर वाला मैंने कई बार आपको करवाया है, आज थोड़े से अच्छे सेंटेंस बना करके लाया हूँ। देखिए लेस है ना, लेस ये लिटल की कंपैरेटिव डिग्री है। लिटल मतलब मात्रा में बहुत कम, लेस का मतलब उससे भी कम, और लीस्ट मतलब उससे भी कम। अब लेस को लेसर से कंफ्यूज नहीं करना है। लेसर का मतलब होता है इंपॉर्टेंस में या कीमत में बहुत कम, मात्रा में नहीं। जिसकी वैल्यू कम हो वो उसके लिए लगता है लेसर। अब इन लेस और लेसर को चूज कैसे करना है? सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। द लेस या लेसर यू टॉक, द मोर यू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ एंड वर्ड्स। जितना तुम कम बोलते हो उतनी ही ज़्यादा वैल्यू को तुम ऐड करते हो तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारे शब्दों में। अब मुझे बताओ, तुम कम इंपॉर्टेंट बोलोगे या कम मात्रा में बोलोगे? बात तो यहाँ पे वही हो रही है। देखो, द मोर यू ऐड वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू को ऐड करोगे अगर कम मात्रा में बोलोगे तो। समझ गए ना, मीनिंग से गए। मात्रा की बात हुई है, वॉल्यूम की बात हुई है, तो आप यूज़ करेंगे द लेस यू टॉक। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको परसों ही करवाई है आर्टिकल की वीडियो में, द लेस द मोर, है ना। कंपैरेटिव और कंपैरेटिव आपस में कैसे मिलते हैं। ऑल पॉलिटिशियंस हैव अ कॉमन ट्रेट, अ लॉट ऑफ टॉक एंड लेस या लेसर एक्शन। सभी राजनेताओं का एक मिला जुला ट्रेट है, सब में एक खासियत कॉमन है कि वो बात तो बहुत करते हैं, लॉट ऑफ टॉक, लेकिन काम बहुत कम करते हैं। बड़ी बड़ी बातें और काम छोटे। अब देखो, काम यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट की बात हो रही है या मात्रा में कम की बात हो रही है? सीधी सीधी बात है, बात ज़्यादा और काम की मात्रा कम। समझ गए ना। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस नहीं, वॉल्यूम की बात करनी है, एंड लेस एक्शन। वैसे ही द इलेक्शंस रिवॉल्व अराउंड लेस या लेसर्स इशू इंस्टेड ऑफ अर्जेंट वंस। इलेक्शन जो है चारों तरफ घूमते हैं कम इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बजाय अर्जेंट वालों के। तो अर्जेंट इश्यूज़ को नहीं उठाया, बल्कि कम इंपॉर्टेंट वाले इश्यूज़ को उठाया हमने, कम इंपॉर्टेंस वाले, और उन्हीं के ऊपर पूरा इलेक्शन करवा दिया। तो यहाँ पे क्वांटिटी की नहीं, इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है। अर्जेंट के सामने कम इंपॉर्टेंट होगा लेसर। ऐसे आपको चूज़ करना है। चलिए क्विज की तरफ बढ़ेंगे। आ जाओ क्लोजनेस पे। कह रहा डैश आइडिया ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म डैश डिजास्टर्स टू द पैंडेमिक कंटेनमेंट एफर्ट्स। कह रहा है ये जो आइडिया है ना, इसका मीनिंग निकाल रहा हूँ पहले। ये जो खराब आइडिया है वैक्सीन नेशनलिज्म का, नेशनलिज्म का मतलब होता है देश के लिए प्यार, और लेकिन अंधा प्यार। वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब है मेरे देश के हर आदमी, कुत्ते, जानवर को भी वैक्सीन लगेगी, उसके बाद मेरे पड़ोसी को वैक्सीन लगने दूंगा। समझ गए ना। आंखें मूंद लेना दुनिया भर की तबाही के सामने अपने देश के लिए। कह रहा है ये जो गंदा आइडिया है ना इस टाइप का, वो डिजास्टर्स हो सकता है, तबाही भरा हो सकता है पैंडेमिक को कंटेनमेंट करने वाले एफर्ट्स के लिए, पैंडेमिक को नियंत्रण करने वाली कोशिशों के लिए। अब देखो, आइडिया के लिए खराब तरीके से बना हुआ आइडिया है। आइडिया के लिए चाहिए एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है फॉर्म्ड और ये है कंसीव्ड। और एडजेक्टिव के लिए चाहिए एक एडवर्ब, एडवर्ब होती है इल। मैं क्या बोलूँगा? इल कंसीव्ड आइडिया। समझ गए ना। बैड कंसीव्ड नहीं होता, बैड फॉर्म नहीं होता, आप बोलेंगे जो है इल कंसीव्ड। इल फॉर्म हो सकता था अगर इसके पीछे ईडी लगा होता। ये इल फॉर्म्ड एक एडजेक्टिव और एडवर्ब का पूरा जो है ना कॉम्बिनेशन बन जाता। तो फॉर्म लगा हुआ है, फॉर्म तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो नहीं सकता, तो बी मेरा आंसर नहीं है, इल कंसीव्ड मेरा आंसर है। अब आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे आपको वर्ब चाहिए। ये आइडिया जो है वैक्सीन नेशनलिज्म का, ये डिजास्टर्स हो सकता है। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को? वर्ब चाहिए। कैन भी वर्ब है, मे भी वर्ब है, माइट भी वर्ब है और कैन भी वर्ब है। लेकिन कैन और मे दोनों मॉडल वर्ब्स हैं, मेन वर्ब के बिना आती नहीं है। और यहाँ पे रखा हुआ है एक एडजेक्टिव, तो मेन वर्ब तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये दोनों नहीं आ सकती। आएगी वो वाली जिसमें कैन के बाद में या माइट के बाद में या कुड के बाद में मेन वर्ब रखी हो। इन दोनों में रखी हुई है, पर ध्यान क्या देना है, कैन के बाद में बी तो आ सकता है, लेकिन माइट के बाद में हैव नहीं आएगा, क्योंकि हैव जो है अपने बाद में, देखो माइट हैव
इसके बाद में जो चीज़ पड़ी होगी वो क्या होगी, इसका ऑब्जेक्ट होगी। एडजेक्टिव कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, समझ गए मेरी बात को। अगर ऐसा है तो इस एडजेक्टिव के लिए हमें एक लिंक वर्ब चाहिए, हमें लगाना पड़ेगा कैन बी। थोड़ा सा आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो आप समझ पाओगे, है ना। लिंक वर्ब की ज़रूरत है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट वाली वर्ब की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये होगा काम रिच और पुअर कंट्रीज़ में अलाइक, दोनों के लिए डिजास्टर्स होने वाला है। कह रहा विद नो डैश रेमेडी इन साइट, कह रहा बिना किसी रेमेडी के जो साइट में हो, जो नज़दीक हो। रेमेडी का मतलब होता है इलाज। अब देखो कैसी है रेमेडी, ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, है ना, ऑप्शनल, हमें इसी की ज़रूरत है। तो कह रहा है बिना किसी वैकल्पिक रेमेडी के इलाज के मैनी अंडर डेवलप्ड नेशंस आर ऑन द पाथ टू फेस या हैव फेस्ड या फेसिंग या बी फेसिंग मल्टीपल वेव्स ऑफ पैंडमिक। तो कह रहा है बिना किसी ऑल्टरनेटिव के जो बहुत सारे अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वो रास्ते पे हैं फेस करने के बहुत सारी वेव्स को पैंडमिक की आने वाले महीनों में। अब देखो विद ऑन द पाथ टू, ऑन वे टू, ऑन पैथ टू, इन सब के बाद में क्या लगता है भाई, वर्ब क्या है एनजी फॉर्म। तो मैं यहाँ चूज़ करूँगा फेसिंग, ठीक है ना, ऑन द पैथ टू फेसिंग। लास्ट क्वेश्चन है, अब ये आप मुझे करके दिखाएंगे। चारों में से मुझे करेक्ट वाली स्टेटमेंट, इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट ढूंढ के बता दो, ABCD में से कौन सी वाली गलत है। डालना कमेंट्स में, मेरा आंसर कमेंट्स में मिल जाएगा। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।